थोड़ा नारा लगा देंगे। मूल निवासी एक्ट, मूल निवासी एक्ट। जोहार, जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भीम। पेशा एक्ट एक ऐसा कानून आया जिससे आदिवासी समुदाय और वहां के सभी मूल निवासियों को यही लगा कि अब तो हमारी सूरत बदलने वाली है। और ये पेशा एक्ट कैसे लागू हुआ? जब इस देश में सभी आर्य आए, मुगल आए और बाद में अंग्रेज भी आए। इस देश में जब सभी रजवाड़े जो है वो मुगलों और अंग्रेजों के सामने जब सरेंडर हुए, तब भी ये ट्राइब आदिवासी उनके सरेंडर नहीं हुए। और 1855 में अंग्रेजों को 60,000 आदिवासी घेर लिया और बोले आपका कानून जहां चलाना है चलाइए, यहां आपका कानून नहीं चलेगा। यहां आबुआ डिसुम आबुआ राज चलेगा, यहां आपका राज नहीं चलेगा। उसी प्रकार सिंधो कानो का आंदोलन हुआ, बिरसा मुंडा का आंदोलन हुआ। मानगढ़ में गुजरात और राजस्थान बॉर्डर पर 1700 आदिवासियों को गोली से भून दिया। 1500 आदिवासियों के वहां दाल डडवाड़ा में आदिवासियों को मार दिया गया। आदिवासी सरेंडर नहीं हुआ और अंग्रेजों को भी पता था कि इनको ज्यादा छेड़ना नहीं है, उनको रहने दो, क्योंकि ये बहुत बड़ा नुकसान कर देंगे। और इसीलिए 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो बना, अंग्रेजों ने जो बना पहला, उसमें एक्सक्लूडेड एरिया और पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया वहां पर अंग्रेजों ने डिक्लेयर कर दिया था। यानी जहां पर उत्तर पूर्वी राज्य जहां पर ज्यादातर आदिवासी है वहां पर एक्सक्लूडेड एरिया बनाया गया, और जहां जो हम 10 राज्यों की बात करते हैं एक्सक्लूडेड एरिया वहां पर बनाया। और जब यही बात जो है संविधान में जब चर्चाएं हो रही थी तो कुछ लोगों ने विरोध किया। तो बाबा साहब ने क्या कहा, अरे हम क्या कुछ नया दे रहे, यही तो है जो 1935 में आदिवासियों को जो दिया है वही तो हमें लागू करना है, और हमें कोई किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं उस समय जयपाल सिंह मुंडा, वो भी संविधान सभा के सदस्य थे, आदिवासी थे, झारखंड से थे। और वो क्या कहते संविधान सभा में, उन्होंने 9 दिसंबर 1949 में कहा कि आप आदिवासियों को लोकतंत्र नहीं सिखा सकते, बल्कि लोकतंत्र क्या है ये आपको आदिवासियों से सीखना है। और आदिवासी ही एक ऐसा है कि जिसने पूरी धरती को लोकतांत्रिक बची हुई है। जब यूनो संगठन ये कहता है कि ये दुनिया जो है ग्लोबल वार्मिंग की ओर जा रही है और बड़ी आपदा आने वाली है फ्यूचर में, तो क्या किया जाए? तो बोलिए जो ट्राइब्स जो रहते हैं उनकी जो जीवन शैली है ना वो अपनाइए, नहीं तो आप इस पूरी पृथ्वी का नाश कर देंगे। जिस डेवलपमेंट के पीछे आज दुनिया भाग रही है ना, वो इस धरती का विनाश करने वाली है। और ये हमें सभी नदियों से, गंगा वगैरह ये सब से आपको पता ही चल गया है। और इसीलिए आदिवासियों के लिए जो ये प्रावधान पेशा कानून लाया गया, उसके पहले भी जब राजीव गांधी थे
तो उनको भी पता था कि यार मैं यहाँ से 100 रुपया भेज रहा हूं और वहां जाके 15-20 रुपया ही वहां लोगों तक पहुंचता है, तो लोगों में असंतोष तो बढ़ेगा। और इसी आधार पर सबसे पहले बलवंत राय मेहता कमेटी जो थी, उन्होंने पहली बार जो है राजस्थान के नागौर जिले में वो पेशा राज का उन्होंने वहां पर चालू किया। उसके बाद अशोक मेहता कमेटी बनती है और उसके बाद जो है सिंघवी कमेटी जो बनती है, उसके बाद पंचायती राज जो 73 संविधान संशोधन जो आता है उसमें पंचायती राज उसमें लागू कर दिया जाता है। लेकिन 243 एम के आधार पर उन्होंने लगा कि नहीं, ये तो हम शेड्यूल एरिया में लागू नहीं कर सकते, क्योंकि शेड्यूल एरिया में जहां पर अनुसूची 5 और 6 लागू है, वहां पर तो हम कैसे लागू करेंगे। और इसी आधार पर जो है 1996 में भुरिया कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर यह पेशा कानून की अनुमति दी जाती है। बहुत अच्छा लगता है, जितने भी अपने लिए कानून बनते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। जब मैं भी स्टूडेंट था, चलो पीएचडी कर रहा था, लेक्चर भी ले रहा था, लेक्चरर भी था, लगा कि ये तो बहुत अच्छे कानून है, कितना अच्छा काम किया आपने सरकार ने हमारे लिए, पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना और वहां पर मैंने जो देखा किस प्रकार से ये भारतीय संविधान का और सभी कानून का जो जिस प्रकार से उल्लंघन होता है, जितने 100% जो संवैधानिक अधिकार दिए हैं, उसमें से एक भी पेशा कानून का अधिकार बचने नहीं दिया है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एक्ट में। हम कहते हैं डेवलपमेंट लाइए, आदिवासियों को कहते हैं ना डेवलपमेंट करना चाहिए, हाँ करना चाहिए, हमें भी डेवलपमेंट चाहिए, लेकिन ये कुदरत का के साथ खिलवाड़ करके, कुदरत का सत्यानाश करके हम क्यों वहां पर रोड बनाने दें। अभी गुजरात में एक रोड बन रहा है, सापुतारा से लेके पूरा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक। वो रोड कहां बन रहा है, पूरे पहाड़ों से लेकर, पहाड़ों को काट काट के लेके जाने वाला है। और एक तरफ जो है कि वहां के आदिवासियों को जो है जंगल से हॉस्पिटल तक आने के लिए भी रास्ता नहीं है, और आप पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या कर रहे हैं, वहां पर 4 लेन हाईवे पूरा पहाड़ों को जंगलों को काट कर लेके जाता है। आदिवासियों को क्या, वहां पर आदिवासियों के ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जमीन ली गई, और वो जमीन अभी किसको दी जा रही है, वहां पर जंगल ज्यादा हो सके इसके लिए हमें रिलायंस को देना चाहिए। तो रिलायंस वालों को पता है जंगल कैसे बढ़ता है। ऐसे ही जो कानून है पैसा एक्ट, देखिए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी और पार्टिसिपेट डेमोक्रेसी, हमें रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में पंचायती राज में दे दिया गया कि चलो आपके वहां जो कोई भी चुनकर आया है वही आपके वहां पर सब कुछ है। लेकिन पेशा ने एक अच्छा अधिकार तो दिया कि हमें पार्टिसिपेटिव, यानी हम उसके अंदर भागीदारी रहे। ग्राम सभा वहां कर जो कुछ भी निर्णय लिए जा रहे, सभी वक्ताओं ने कहा गांव का डेवलपमेंट हो कुछ भी हो, उसमें ग्राम सभा की अनुमति जरूरी है। चाहे महाराष्ट्र में देवेंद्र की सरकार हो, दिल्ली में नरेंद्र मोदी की सरकार हो, लेकिन हमारे गांव में हमारा राज चलेगा, ये कानून पेशा कानून में अधिकार दिए गए। लेकिन पेशा कानून के जरिए क्या आदिवासियों को जो जितने भी अधिकार दिए गए वो अभी सुरक्षित है। मैंने कहा ना, एक भी अधिकार सुरक्षित नहीं है। पढ़ने में, लिखने में और लोगों के बीच में बात करने में बहुत अच्छा लगता है। उसी समय हमने तय कर लिया था कि ये सरकार, ये जो हमने जो भारतीय संविधान पढ़ा है और जो हमारे अधिकार पढ़े उससे पूरी विपरीत जा रही है। लेक्चरशिप छोड़ के हमने पूरा वहां पर जो है फुल टाइम आंदोलन करना शुरू कर दिए, और आदिवासियों के बीच में जाकर क्या समस्या है ये भी तो जाने हम। और लोगों के बीच में जब गए तो लोगों को पेशा कानून में कानून के बारे में पता ही नहीं है, शेड्यूल 5 के बारे में पता ही नहीं है। शेड्यूल 5 के बारे में हाईकोर्ट में पिटीशन डालना था, 1 साल हमें लगा।
तब जाकर तो हम हाई कोर्ट में जाकर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी और पेशा कानून के आधार पर हम कुछ वहां पर जितने भी गांव वहां पर विस्थापित करने वाले थे, वो उस आंदोलन के कारण एक भी गांव को हमने वहां से विस्थापित नहीं होने दिया। और वो तो बुलडोजर लेके आए खड़े थे, कलेक्टर आदिवासी को रख दिया, बोले कि चलो ये आपका डेवलपमेंट के लिए है भाई, लेकिन हमें पता था ये कौन सा डेवलपमेंट करने वाले हैं। इसी प्रकार आदिवासियों को आप कहते हैं कि आपकी ग्राम सभा ही आपकी सब कुछ है। ग्राम सभा जो तय करती है वो पेशा कानून तक कहता है, विधानसभा हो या लोकसभा हो, लेकिन वो भी आपकी ग्राम सभा के निर्णय को वो चैलेंज नहीं कर सकता है। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार सुझाव दे सकती है, लेकिन पेशा कानून के अंदर आप जो है निर्णय बनाने में आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। और अभी क्या हो रहा है, गांव के अंदर आते सरपंच के लिए आज ग्राम सभा कौन चलाता है? आपका रिप्रेजेंटेटिव जो लीडर चुने गए हैं वही तो चलाते हैं ग्राम सभा। ग्राम सभा की जो पुस्तक आएगी वो गांव में घूमेगी, बोला यहां से ही कर दो, वहां से ही कर दो, यही तो चलता है ग्राम सभा में। लेकिन आदिवासियों की कौन सी डेमोक्रेसी थी? सर्वसम्मति की डेमोक्रेसी थी। वो सर्वसम्मति की जो डेमोक्रेसी ही वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि आप आदिवासियों को जगने ही नहीं देते। 1996 में पेशा कानून आता है, महाराष्ट्र में लागू कब होता है? 2016 के अंदर, गुजरात में 17 के अंदर, राजस्थान में 2011, झारखंड छत्तीसगढ़ वाले था आदिवासी होने के बाद भी अभी 2022 में पेशा कानून का इंप्लीमेंटेशन वहां पर शुरू किया है। ये कितना दुखद है। यानी अपने लोगों को भी तो पता होना चाहिए। यहां एमएलए एमपी तक 1996 में ये कानून आ गया था। राज्य सरकारें जो है उल्लंघन करती रही, जमीन के अंदर से कोलसा खदान सब निकालती रही, लेकिन केंद्र सरकार को तो एक्शन लेना चाहिए था। केंद्र सरकार ने क्यों एक्शन नहीं लिया? यानी सबको मिल बांट के खाना था। यानी इस देश के अंदर जो बलिदान हमारे मूल निवासी डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर हो या जयपाल सिंह मुंडा, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने जो बलिदान दिया है, क्या उस बलिदान के लिए हम सही तरीके से उस रास्ते पर हम चलते हैं क्या? आज चलो जो कुछ भी, अगर ग्राम सभा अपने पास है तो ग्राम सभा क्या नहीं कर सकती? जब स्टेच्यू ऑफ यूनिटी एक्ट बना और उसके पहले मुझे पता था कि पेशा कानून में ये सब प्रावधान है, तो इसलिए जितने भी वहां पर स्टेच्यू तो बन गया, क्योंकि उस समय पर हमें पता ही नहीं था, हम तो स्टूडेंट थे, तो क्या चल रहा है तो कुछ पता नहीं। लेकिन जब वहां पर गए तो पूरा का पूरा गांव जो है खाली करने के लिए वो लोग नोटिस दे रहे हैं। वहां पर लोगों को बोल के आप खेती नहीं कर सकते, ये जमीन तो ऑलरेडी सरकार ने ले ली है, सरकार को पर्यटक के नाम से चाहिए। तो तब हमने गया कि नहीं, हम आदिवासी जो है वहां पर हम पहले तो ये हमारे जो कुदरती संसाधन हमारे ग्राम सभा के विरोध में है, ये हम जमीन नहीं देंगे। फिर हमने सभी पंचायत की ग्राम सभा बुलाई और उसमें हमने जो रिप्रेजेंटेटिव जो बॉडी होती है ना, उसको हमने साइड पर रखा। यानी सरपंच और जितने भी चुने हुए लोग हैं उनको ग्राम सभा में शामिल नहीं कर, खुद की एक अलग से ग्राम सभा बनाई। उसका मुखिया भी जो सर्वसम्मति से प्रणाली जो आदिवासियों की अब तक की जो चलती आई है उसी के आधार पर जो 13-3 का है ग्राम सभाएं हम जो बनाते हैं उसी के आधार पर हमने ग्राम सभाएं बनाई। और जब सरकार को लगा कि ये तो ग्राम सभा का पावर इस्तेमाल करना अभी जान गए हैं और कभी कुछ होने ही नहीं दे रहे, पुलिस आते तो पुलिस को पूछते थे, सभी लोग पूछते थे कि भाई किस आधार पर आप पंचायत के निर्णय को आप चैलेंज कर रहे हो? आप अपनी कानून व्यवस्था देखिए, आप जो है आदिवासियों को मत सिखाइए कि क्या कानून है, क्योंकि आप पंचायती राज और पेशा कानून जितना पावर आप विधानसभा और लोकसभा से जो भी कानून पारित करते हैं, लेकिन वो पेशा के अनुरूप नहीं है तो उस गांव में आप लागू नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी सरकार ने क्या किया, हमने जब ये सभी गांव में ये डेवलपमेंट सभी जो प्रोजेक्ट है उसके खिलाफ ठराव पारित कर दिए,
तो सरकार ने क्या किया, वहां पर अर्बन रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी लागू कर दिया। यानी जो मुंबई की जो कानून व्यवस्था है या नागपुर की बड़ी सिटियों की जो कानून व्यवस्था है, अरे वहां पर हमारे 300 घरों के अंदर आप अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी लागू करते हैं। यानी इस देश का जो राजा जो कहता है वही हम करेंगे क्या? अरे हमें जो अधिकार दिया है तो उसका हमें पालन भी करने दीजिए। आप तो कहते हैं कि ग्राम सभा को इतने सारे पावर दिए गए हैं, ग्राम सभा जो कहते हैं, तो ग्राम सभा को चोरी चुपके से आज क्या करते हैं सरपंच? सरपंच को भी चुनाव जीतना है तो वो भी पैसा बांटता है, वो भी दारू पिलाता है। और आप कहते हो कि आदिवासियों को जो हमने उनकी जो जो प्रथा है, रूढ़ी परंपरा, सर्वसम्मति जो निर्णय देते थे, वो उसको हमने कानूनी ढांचा दिया है। अरे क्या खाक दिया? कुछ नहीं दिया है। जहां सरकार को लेना होता है सरकार किसी का सुनती ही नहीं है। छत्तीसगढ़ में क्या रहा है, झारखंड में क्या हुआ, जहां कहीं भी ज्यादा से ज्यादा खनिज संपदा पाई जाती है, अभी मणिपुर में ज्यादा खनिज संपदा मिले, क्या हो रहा है वहां पर? और ऐसे डेवलपमेंट में हम साथ दें? को मानता ही नहीं हूं कि जो आने वाले समय में हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए कोई नदी का पानी पीने के लिए लायक ना बचे, है ना? ग्लोबल वार्मिंग बढ़े, अभी ज्यादा कभी बारिश होती है तो ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है। और ये जो संवेदना है ना, वो डेवलपमेंट वाले समझ ही नहीं सकते। जो आदिवासी जो जंगल से जुड़ा हुआ है, वो काज एक पेड़ के लिए अपनी जान छाती पे गोली खाता है, एक पेड़ के लिए खाता है ना। तो वो जो संवेदनाएं है, आज पेशा कानून की बात आप करते हैं। अरे पेशा कानून के बारे में ज्यादातर अपने एससी समुदाय है, ओबीसी समुदाय है, कन्वर्टेड माइनॉरिटी है, उनको इंटरेस्ट ही नहीं है। उनको यही लगता है कि ये सब आदिवासियों को दिया जाएगा क्या? और हमारे कई आदिवासियों को भी ये पता नहीं है कि ये पेशा कानून के अधिकार के आधार पर हम क्या क्या कर सकते हैं। हम सबके अधिकार हम सुरक्षित कर सकते हैं। इन सरकारें आज जो कोई भी, ये अदानी हो या अंबानी हो, ज्यादातर पैसा कहां से ला रहा है? शेड्यूल एरिया से ला रहा है ना। अगर पंचायत का पैसा पावर का उपयोग करे तो हम तो उनको जो है वही से काट सकते हैं, ग्राम सभा से हम उनको रोक सकते हैं। और फिर वहां पर अगर खनिज संपदा है तो वहां की ग्राम सभाओं को भागीदारी बनाकर भी आप निकाल सकते हो, देश का डेवलपमेंट भी होगा। लेकिन हम पूंजीवाद की ओर जा रहा है ये देश, खानगीकरण आज जिस प्रकार से बढ़ रहा है। आज अगर कोई बाबा साहब आंबेडकर जी का नाम लेगा, कोई बिरसा मुंडा का नाम लेगा, तो वो पूरा शहर जल जाएगा। इतनी क्रांति, इतना गुस्सा अपने लोगों में भरा हुआ है। लेकिन उनका जो सपना था, जिन कारण उन्होंने इतनी यातनाएं उनको हुई, इतना बलिदान दिया, क्या उनके आदर्श, उनका अधूरा सपना वो हम पूरा कर रहे हैं क्या? देश खानगीकरण हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है उनको जो नौकरियों से बेदखल करने के लिए प्राइवेटाइजेशन लागू कर दिया जा रहा है।
आदिवासी क्षेत्रों में जो देखिए आप, जहां पर भी वो खनिज मिली है, झारखंड में हो या छत्तीसगढ़ में, उसके आसपास के 5 किलोमीटर दायरे के अंदर जाइए, सबसे ज्यादा कुपोषित लोग आपको मिलेंगे वहां पर। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी आइए, बहुत लोग लाए भी होंगे, आसपास देखिए क्या माहौल है। यानी ये जो आदिवासी हो या एससी हो, ओबीसी हो, कन्वर्टेड माइनॉरिटीज हो, देखिए जब तक हम भी पहले यही था कि चलो हम अपनी ताकत से लड़ लेंगे, संगठन बना, टाइगर सेना बनाया, लड़े, बहुत लड़े और नॉलेज लेकर गए थे, तो अच्छा कुछ रिजल्ट अच्छा मिला। लेकिन सरकारों को क्या है कि जब तक उसके पास वोटिंग पावर है, और अभी जिस प्रकार से चुनावों में जितना पैसा खर्चा होता है, सबसे ज्यादा इस देश में अगर कहीं पैसा खर्चा होता है तो आपके महाराष्ट्र में, यहाँ पर घुमाऊं मैं, सबसे ज्यादा पैसा। अरे एक जेपी की सीट के लिए 1-1 करोड़ रुपया डाल देते, हम तो 1 करोड़ में 4-5 एमएलए ला देते हैं यार। यानी ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए ये बहुत ही खतरा है। और जिस प्रकार से ये पूंजीपतियों ने इस देश के अंदर सरकारों को हाथ में लेकर ज्यादातर जो खनिज संपदा हमारे पास जो पड़ी है, उसको रक्षण देने का काम, जिस दिन एससी, ओबीसी, कन्वर्टेड माइनॉरिटी ये पेशा कानून के साथ में अगर आदिवासियों के पास आ गए, तो ये लोकतंत्र भी बचा रहेगा और इस देश के अंदर ऐसी सरकारों को हम चुटकी में हटा सकते हैं। जोहार, जिंदाबाद, जय भीम।